तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो रबिंग से हो, चाहे वो इंडक्शन से हो, चाहे वो टच से हो, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कंटिन्यूटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप लोग सीधे सीधे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर, हमने तो पढ़ा था कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, Q इज इक्वल्स टू में NE, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। n से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बॉडी का चार्ज पता चल जाएगा। तो फिर ये चार्ज कंटिन्यूअस कैसे हो गया? आपकी बात सही है, लेकिन ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर है, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर नहीं। हालांकि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर है तो मैक्रोस्कोपिक के ऊपर भी होना चाहिए, भाई कायदा तो यही कहता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते, हम लोग कंटिन्यूअस मान के चलते हैं। कारण है मैथमेटिक्स। अगर मैं आपके सामने एक कॉम्ब लेता हूं या फिर कोई भी प्लास्टिक का या फिर कोई भी एम्बर कुछ भी ले लेता हूं, उसको मैं चार्ज कर देता हूं। अब इसके ऊपर मैथमेटिकली ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। भाई अगर मैंने इसको वूल से या सिल्क से रगड़ा है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं या फिर इससे कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसके ऊपर आए हैं, ये बताना मुश्किल है। ठीक है, मैथमेटिकली ये बात नहीं बताई जा सकती, माइक्रोस्कोपिक जाना पड़ेगा और वो करना बहुत मुश्किल है आम दुनिया के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस है और उसको कंटिन्यूटली ही कैलकुलेट किया जाए तो बेहतर रहता है। तो आप पूछेंगे कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके की है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के हिसाब से होता है कि अगर एक सीधी सीधी छड़ी आपके सामने है, स्टिक है, रॉड है, तो उस पर अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक शीट पे अलग हो रहा है, एक पूरे वॉल्यूम में अलग हो रहा है, एक रिंग पे अलग हो रहा है, एक ट्रायंगल पे अलग हो रहा है, राइट? तो वो बॉडी के हिसाब से होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन होता पूरी तरीके से, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हर जगह पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास, जिसमें से पहला होता है किसी लीनियर बॉडी के लिए, दूसरा होता है किसी 2D बॉडी के लिए जिसका एक एरिया हो, और तीसरा होता है किसी 3D बॉडी के लिए जिसका कुछ वॉल्यूम हो। ठीक है, पहले वाले को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई लीनियर बॉडी है कुछ इस तरीके से, और इसको आप लोग चार्ज करते हो किसी भी टेक्निक से। उस समय जो चार्ज होगा इसकी पूरी की पूरी बॉडी पे कंटिन्यूटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ चार्ज ज़्यादा है या फिर यहाँ कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि एक साइड आपने पकड़ रखी है इसकी और आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं, तो एक साइड का चार्ज तो अर्थिंग की वजह से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में इंसुलेटर है तब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर ही चार्ज पास होता है, इंसुलेटर के अंदर नहीं होता। ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए। ठीक है, तो लीनियर बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो है चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब आप लोग जानते हो, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितना ज़्यादा स्टफ होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी पता करनी पड़ेगी कि कितनी है। चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगी, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज आ सकता है। तो एक साथ तो पता नहीं लगा सकते, तो एक छोटा सा लाइन एलिमेंट हम लोग मानेंगे यहाँ पर कुछ, जिसको आप लोग डेल्टा एल या फिर DL भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज आ सकता है जिसको हम लोग कहेंगे डेल्टा क्यू। ठीक है, तो वो डेल्टा क्यू हम लोग अभी ज्यूम करके चल रहे हैं कि डेल्टा क्यू है। ठीक है, तो डेल्टा एल में डेल्टा क्यू आएगा तो इसको आप लोग कहोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल। और ये क्या होगा? इसकी चार्ज डेंसिटी। बॉडी कैसी है? लीनियर है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लोग डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल से लिखते हो। ये चीज़ जो है ये एक छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से लाइन एलिमेंट के लिए, इसी तरीके से पूरे का आप लोग निकाल सकते हो। अब देखिए, मैक्रोस्कोपिकली तो ये बहुत छोटा सा लगता है हमें, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारा चार्ज होगा, इसलिए इसको मैक्रोस्कोपिकली ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन जब आप लोग इसके थोड़े से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हो तो आपको और चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो ये हो जाती है एक लीनियर बॉडी की बात। अब इसी तरीके से आपके सामने मान लीजिए कि कोई 2D बॉडी है जिसका कुछ एरिया है, जैसे कोई स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसकी अपनी साइड्स होती हैं, और उसे चार्ज किया जाए तो उसके ऊपर भी बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, उसको भी कैलकुलेट करना है।
तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक छोटा सा एरिया आपको कंसिडर करना होता है जो कि इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसको आप लोग डेल्टा ए कह सकते हो, और उसके अंदर जो चार्ज होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उस एरिया को आप लोग कह सकते हो, उस चार्ज को आप लोग कह सकते हो डेल्टा क्यू। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा ए। अब इसको कई जगह पे डेल्टा एस भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल रही थी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस यानी कि एरिया ही हो गया एक तरीके से, और इसको सिग्मा से लिखा जाता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस या फिर डेल्टा ए, जो भी आप लोग लिखना चाहें। तो ये हो जाता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया की आप लोग निकाल रहे हो ना। इस तरीके से अगर आपके सामने कोई भी 2D बॉडी आ जाए, जैसे कि कोई भी हो सकती है, कॉम का एक साइड हो सकता है, तो उसमें अपना एक कुछ एरिया होगा, तो उस पर आप लोग बता सकते हो कि कितना चार्ज है, ठीक है। लेकिन हम लोग किस वर्ल्ड में रहते हैं, 3D वर्ल्ड में, ठीक है। तो हमें 3D ऑब्जेक्ट की भी बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि इसको या तो रबिंग किया या कुछ भी किया, जैसे इसको चार्ज कर दिया। अब हमें पता लगाना है कि इसका चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। उस वक्त आप लोग कौन सी चार्ज डेंसिटी निकालोगे भाई, लीनियर नहीं निकालोगे, सरफेस की भी नहीं निकालोगे, तो कौन सी निकालोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पूरे की एक साथ तो निकलेगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट उठाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसका जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी या फिर डी वी मान के चलते हैं। इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, कितना होगा, डेल्टा क्यू या फिर डी क्यू मान के चलिए। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी होगी, जिसको लिखा जाता है रॉ से, यानी कि रॉ इज इक्वल्स टू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तीनों टाइप्स की बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो और उसको कैलकुलेट करते हो। पहली लीनियर, दूसरी सरफेस, तीसरी वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान देना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो आप लोग छोटा सा लाइन सेगमेंट ले रहे हो या एलिमेंट ले रहे हो, डेल्टा एल, इधर डेल्टा ए या फिर डेल्टा एस ले रहे हो, इधर डेल्टा वी ले रहे हो, ये बहुत छोटे होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिकली तो बहुत छोटे ऑलरेडी दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा चार्ज ऑलरेडी है। भाई हमें थोड़ी पता है कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। हमें थोड़ी पता है कि कितना नेगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए जितना हो सके उतना छोटा लीजिए, और इनकी जो वैल्यू है वो टेंस टू जीरो होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि डेल्टा एल टेंस टू जीरो, डेल्टा एस टेंस टू जीरो या फिर डेल्टा वी टेंस टू जीरो। तब जा करके आप लोग सही सही अंदाजा लगा सकते हो, सही सही कैलकुलेट कर सकते हो डेंसिटीज को, ठीक है। तो ये तीन डेंसिटीज का आपको याद रखना है, क्योंकि ये तीनों ही डेंसिटी आपको काम आने वाली है जब हम लोग अभी गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा और हमें पता करना है कि उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी। कैसे, जैसे आपके पास एक पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज की अपनी एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, चारों तरफ निकलती है। अगर कोई सिलेंडर पड़ा है, कोई शीट पड़ी है, कोई रिंग पड़ी है, उस पे गॉस ने ऐसा कौन सा लॉ दिया जिसकी मदद से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये तीनों डेंसिटीज आपको काम आएंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत रहती है, कोई परेशानी रहती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।